हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाणीश्री स्टडी। हमारी बीएस नेगी फिफ्थ एडिशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर फिफ्थ का थर्ड लेक्चर है ये परमार वंश। ठीक है, परमार वंश के हम 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज हम राजा फतेह शाह से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने रानी कर्णावती के बारे में पढ़ा था, जो राजा पृथ्वीपति शाह की मतलब मदर थी, ठीक है, माँ थी और संरक्षिका थी। ये 7 साल के उसमें एज में जो है ये इनका राजभिषेक हुआ था। ठीक है, इससे पहले हमने ये पढ़ा है। अब जो पृथ्वीपति शाह था, इसका जो पुत्र था मेदिनी शाह, इसने राजा पृथ्वीपति शाह ने अपने जो पौत्र है यानी कि बेटे के बेटे को राजा बनाया था, तो वो था राजा फतेह शाह। ठीक है, अब आज हम इसके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जितने भी राजा चल रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप 2 से 3 बार अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, अब जो गढ़वाल का शिवाजी है फतेह शाह को कहा जाता है, तो आपसे पूछा जा सकता है गढ़वाल का शिवाजी कौन किसे कहा जाता है, तो फतेह शाह को कहा जाता है। ठीक है, फतेह शाह का गुरु गोविंद सिंह की भांति घोड़े पर बैठा चित्र मिलता है, जिस चित्र में उसकी जो आयु है, उम्र है 33 वर्ष लिखी गई है। ठीक है, हरे कृष्ण रतूड़ी के अनुसार जो फतेह शाह था उसकी संरक्षिका राजमाता कटोची थी। ठीक है, मती राम ने फतेह शाह के समय गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा है। तो गढ़वाल का स्वर्णकाल कौन से राजा के शासनकाल के समय को कहा गया है, वो फतेह शाह के शासनकाल के समय को कहा गया है गढ़वाल का स्वर्णकाल। ठीक है, ये मेंस में भी अगर किसी का मेंस है मतलब लोअर पीसीएस का, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फतेह शाह के समय को गढ़वाल का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता, तो यहाँ ये आंसर लिखने के लिए इस यहाँ से आता है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, गुरु विलास के अनुसार भगड़नी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच 1689 ईस्वी में हुआ था। फतेह शाह के सम्मान में उसकी तलवार एवं हथियार कई वर्षों तक दाबा के विहार में रखे गए थे। भगड़नी युद्ध का कारण सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश से गुरु की मित्रता व पुत्री के विवाह के अवसर पर गुरु के उपहारों को लौटाना रहा होगा। भगड़नी के युद्ध का वर्णन गुरु गोविंद सिंह ने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ से कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा विचरणी नाटक में भगड़नी का जो युद्ध का वर्णन जो है उसमें किया गया है। ठीक है, तो भगड़नी के युद्ध का वर्णन जो है हमें किस में मिलता है, और भगड़नी का युद्ध किस किस के कहाँ पर किसके भी उसमें हुआ था, ये फतेह शाह के टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के। फतेह शाह ने अपनी पुत्री का विवाह बिलासपुर के राजा भीमचंद के पुत्र से किया था। मेमोयर्स ऑफ देहरादून के लेखक हैं GRC विलियम्स। तो आप यह ध्यान रखिएगा, GRC विलियम्स ने लिखी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, मेमोयर्स ऑफ देहरादून में लिखा है कि फतेह शाह ने सहारनपुर पर आक्रमण किया और फतेहपुर नामक नगर बसाया था। तो फतेहपुर नामक नगर किसने बसाया था, फतेह शाह ने बसाया था। फतेह शाह को गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है, फतेह शाह को कहा जाता है, क्योंकि अकबर की भांति फतेह शाह ने भी अपने दरबार में नवरत्न रखे थे। आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कौन सा परमार शासक था जिसने अकबर के तरह ही अपने दरबार में नवरत्न रखे थे, वो थे फतेह शाह। ठीक है, अब जो नवरत्न रखे थे, इसने 9 रत्न रखे थे, वो देख लेते हैं कौन कौन थे। श्री खेतराम धस्माना, श्री सुरेशानंद बर्थवाल, श्री हरिदत्त नोटियाल, श्री रुद्रीदत्त कमोठी, श्री शशिधर डंगवाल, श्री बासवानंद बहुगुणा, श्री सहदेव चंदोला, श्री हरिदत्त थपलियाल, श्री कीर्तिराम कंठोला। ठीक है, तो 9 जो नवरत्न रखे थे अकबर की भांति, वो फतेह शाह ने रखे थे, तो इसीलिए इसे गढ़वाल का अकबर भी कहा जाता है। फतेह शाह ने समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखवाया था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख किसने लिखवाया था, फतेह शाह ने लिखवाया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फतेह शाह नागपंथी संत बालक नाथ से अधिक प्रभावित हुए और अनुयायी थे वो उनके। फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने दरबार में बुलाया और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने में मदद की थी। तो गुरु राम राय को अपने दरबार में किसने बुलाया था और देहरादून में गुरुद्वारा बनाने की में मदद की थी, फतेह शाह ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। फतेह शाह ने गुरुद्वारा की आय हेतु 3 गांव, कौन कौन से गांव दिए थे, एक तो खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी दान में दिए थे। देखिए, नाम ना पूछ लिए जाते हैं अब, तो थोड़ा सा अब ना, क्योंकि पेपर का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इनको। ठीक है, दान दिए थे, जबकि फतेह शाह के पौत्र जो था प्रदीप शाह ने 4 गांव दान में दिए थे। फतेह शाह ने तो 3 गांव दान में दिए थे, लेकिन जो फतेह शाह का पौत्र था
उन्होंने, पोते ने मतलब इनके, तो उसने 4 गांव दान में देते। अब इसका फतेह शाह के 3 गांव कौन कौन से, खुड़बुड़ा, राजपुर और चामासारी। और जो प्रदीप शाह है उसने 4 दिए हैं, वो कौन कौन से दिए हैं, छायावाला, भूजनवाला, पंडितवारी और घाटवाल, गुरुद्वारे को दान में दिए थे। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको इस तरह से ढंग से याद रखिएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मोलाराम के अनुसार फतेह शाह का उत्तराधिकारी जो था उपेंद्र शाह था। उपेंद्र शाह का लगभग 1 साल का शासन किया उसने, जो परमार वंश का सबसे कम वाला शासनकाल था। उपेंद्र शाह की मृत्यु दिवाली के दिन हुई थी। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी परमार वंश का, हम चैप्टर नंबर 1, जब चैप्टर 5 हम जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है, ठीक है। तो सबसे कम, लगभग जो सबसे कम शासनकाल किसका है, उपेंद्र शाह का है, ठीक है। भक्त दर्शन और वॉल्टन फतेह शाह का उत्तराधिकारी दिलीप शाह को मानते हैं, जिसका स्पष्ट कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता है। रत्न कवि के अनुसार फतेह शाह के समय राज्य में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे, ठीक है। रत्न कवि ऐसा बोलते हैं कि उस समय बहुत ज़्यादा शांति थी, ठीक है, कि लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे। राजा फतेह शाह के काल में पहली कठैत गर्दी हुई थी, जब कठैतों द्वारा प्रजा पर अनेक कर लगाने के कारण भारी अराजकता मची थी। उन्होंने धर्माधिकारी शंकर डोभाल को मरवाया था, और तब उसके रिश्तेदार पूरिया नैथानी ने चांदपुर बधान के सयाणा फौज से मिलकर श्रीनगर में कोठा जलवाकर उनको मरवाया था। मरे सरदारों के लिंग खांकरा गुलाब राय के बीच की पहाड़ी पंच भराय खाल के चौरे में लिंग रूप में आज भी गड़े मिलते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद नथानी, उत्तराखंड गढ़वाल की संस्कृति, इतिहास और लोकशास्त्र के, ये पृष्ठ नंबर 487 से लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में जो भया खाल है वो कहाँ पर है, वो रुद्रप्रयाग जनपद में हमें मिलता है, ठीक है। तो फतेह शाह के अब जो दरबारी हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रत्न कवि या श्री शेमराम जटाधर मतीराम फतेह शाह के दरबारी कवि थे। तो दरबारी कवि कौन कौन थे, याद रखिएगा, रत्न कवि या श्री शेमराम जटाधर और वह मतीराम जो है फतेह शाह के दरबारी कवि थे। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचिता श्री जटाधर या जटाशंकर थे। श्री रत्न कवि का हस्तलिखित जो हाथ से लिखा हुआ है वो फतेह प्रकाश है। तो फतेह प्रकाश किसके द्वारा लिखित है, श्री रत्न कवि के द्वारा रचित है। और रत्न कवि जो है किसके दरबारी कवि थे, वो फतेह शाह के दरबारी कवि थे, याद रखिएगा, ठीक है। रत्न कवि ने फतेह शाह को अपने ग्रंथ फतेह प्रकाश में हिंदुओं का संरक्षक, शील का सागर, उदंडों को दंड देने वाला बताया गया। तो ये जो हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर या उदंडों को दंड देने वाला किसको बताया गया, फतेह शाह को बताया गया, ठीक है। और किस में बताया गया, फतेह प्रकाश में बताया गया। और फतेह प्रकाश किसके द्वारा रचित है, रत्न कवि के द्वारा रचित है। ग्रंथ व्रत कौमुदी या छंद सार पिंगल रचना जो है कवि मातीराम की है, याद रखिएगा। ग्रंथ व्रत कौमुदी या छंद सार पिंगल रचना जो है कवि मतीराम की है। और मतीराम का रस राज ग्रंथ श्रीनगर के चित्रकार मंगत राम तुम्बर को समर्पित था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। कविराज सुखदेव ने अपने जो ग्रंथ है व्रतत विचार में फतेह शाह को वीरताओं का वर्णन किया है, उसकी वीरताओं का वर्णन किया है। तो व्रत विचार किसके द्वारा रचित है, कविराज सुखदेव के द्वारा रचित है, और इसमें फतेह शाह की वीरता का वर्णन किया गया है, ठीक है। फतेह शाह ग्रंथ का संपादन डॉक्टर सूरवीर सिंह ने किया है। फतेह शाह यशोवर्णम पुस्तक के रचयिता रामचंद हैं, तो ये याद रखिएगा। फतेह शाह यशोवर्णम पुस्तक के रचयिता कौन है, रामचंद हैं। फतेह शाह की कीर्ति सुनकर शिवराज भूषण व नीलकंठ जटाशंकर ने श्रीनगर की यात्रा की थी। इंडो चाइना तिब्बत ट्राइंगल नामक पुस्तक जो है श्री राम गोपाल की है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है फतेह शाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छे, वैसे तो सारे राजा इंपॉर्टेंट है इसके, तो आप जितने भी राजा इस बुक में पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे के सारे आप उनको कई बार अच्छे से पढ़िएगा। अब है राजा प्रदीप शाह, ठीक है। अब लखनऊ संग्रहालय में रखे जो सिक्के हैं उनके आधार पर प्रदीप शाह का शासनकाल 1717 से लेकर 1757 तक मतलब माना जाता है। 1770 से लेकर 1757 तक जो है इसका शासनकाल राजा प्रदीप शाह का बताया गया है। और ये जो लखनऊ में रखे संग्रहालय में रखे सिक्के हैं उनके आधार पर ऐसा कहा जाता है, ठीक है। अब प्रदीप शाह के जो मिले दान पत्र के आधार पर 1717 से लेकर 1717 से लेकर 1772 तक 1772 तक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भाई
जो उनका दान पत्र के आधार पे तो ऐसा कहा जाता है कि इनका जो शासनकाल है वो यहाँ तक है, और जो सिक्के हैं लखनऊ संग्रहालय में रखे उसका शासनकाल यहाँ से यहाँ तक का बताया गया है, ठीक है। प्रदीप शाह की जो संरक्षिका थी कनक देई थी, और इनके पिता का नाम दिलीप शाह था। प्रदीप शाह का दीवान जो था रघुपति चौथा था, और प्रदीप शाह के वजीर का नाम अगर बात की जाए तो चंद्रमणि डंगवाल और रंगी बिस्ट था, ठीक है। प्रदीप शाह का बख्शी जो है विद्याधर डोभाल और आनंद सिंह थे, ठीक है। प्रदीप शाह के जो दरबारी कवि है मेधाकर शर्मा, जिसने रामायण प्रदीप की रचना की थी। तो रामायण प्रदीप की रचना किसने की थी? मेधाकर शर्मा ने की थी, और ये किसके दरबारी कवि थे? प्रदीप शाह के दरबारी कवि थे। प्रदीप शाह ने चित्रकार मोलाराम तोमर को संरक्षण दिया था। मोलाराम द्वारा निर्मित प्रदीप शाह का रूप चित्र प्राप्त हुआ है। प्रदीप शाह ने दून की राजधानी नवादा से हटाकर धामूवाला कर दी थी। तो दून के हमने पढ़ा भी था रानी कर्णावती के टाइम पे, दून की उस समय पढ़ा था ना, तो नवादा थी जो है। अब प्रदीप शाह ने क्या किया, जो दून की राजधानी थी देहरादून की, नवादा से हटाकर इसने धामूवाला कर दी थी। प्रदीप शाह के समय कुमाऊं पर 1743 में रोहेला आक्रमण अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था। तो 1743 में रोहेला आक्रमण जो है अली मोहम्मद के नेतृत्व में हुआ था, वो प्रदीप शाह के समय में हुआ था कुमाऊं पर, ठीक है। रोहेलों ने कल्याण चंद चतुर्थ से संधि करते समय 3 लाख रुपए की मांग की थी। इस राशि को प्रदीप शाह ने उधार देकर कल्याण चंद चतुर्थ की सहायता की थी। ये हमने कल्याण चंद चतुर्थ हमने पहले पढ़ा भी है, ठीक है, चंद शासन में। सहारनपुर के रोहेला सरदार नजीम खान ने 1757 ईस्वी में दून पर आक्रमण किया, और 1757 से लेकर 1770 तक दून पर नजीबुद्दौला और नजीम खां का अधिकार रखा था, ठीक है, अधिकार रहा था। प्रदीप शाह का जो कार्यकाल है चंद और परमार वंश की मित्रता के लिए भी जाना जाता है। तो चंद और परमार वंश की मित्रता के लिए किसका कार्यकाल माना जाता है? प्रदीप शाह का कार्यकाल माना जाता है। प्रदीप शाह जो है 2 ताम मुद्राएं या तिमासी, जिन्हें लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखा गया है। तो 2 ताम्र मुद्राएं हैं जो प्रदीप शाह की, तिमासी भी कहा जाता है, वो कहाँ पर रखी गई? लखनऊ के राज्य संग्रहालय में रखी गई है। जयपुर राजा समाई जयसिंह व प्रदीप शाह ने अपने अपने वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए। यह इनके विदेशी संबंधों को दर्शाता था। तो जयपुर का राजा कौन था? उस समय समाई जयसिंह था, और प्रदीप शाह ने अपने जो है वकील दोनों राज्यों में नियुक्त किए थे। प्रदीप शाह के दीवान रघुपति द्वारा सबलीगढ़ के निर्माण का उल्लेख भी हमें मिलता है। अब है राजा ललित शाह, ठीक है। अब राजा ललित शाह जो है 1772 में गद्दी पर बैठा। इसके समय कुमाऊं का जो शासक था दीपचंद था, और राजा दीपचंद की जीवित अवस्था में कुमाऊं मोहन सिंह रोतेला ने 1777 ईस्वी में स्वयं को कुमाऊं का जो शासक घोषित कर दिया था। ललित शाह के समय सिखों ने 2 बार आक्रमण हुआ है, 1775 में और 1778 में देहरादून पर आक्रमण किया है। ललित शाह व सिखों के बीच जो है सिरमौर का युद्ध हुआ था, 1779 ईस्वी में हुआ था। तो सिरमौर का युद्ध कब हुआ है? 1779 ईस्वी में हुआ है। किस किस के बीच? ललित शाह और सिखों के बीच में हुआ है, थोड़ा याद रखेगा। हर्षदेव जोशी ने ललित शाह को कुर्मांचल विजय के लिए आमंत्रित किया था। बगवाली पोखर का युद्ध 1779 ईस्वी में ललित शाह व मोहन सिंह के बीच हुआ, और ललित शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और मोहन सिंह को युद्ध से भाग गया था, ठीक है। ललित शाह ने प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की गद्दी पर बैठाया। अब ललित शाह ने किसको बिठाया? कुमाऊं की गद्दी पर प्रद्युम्न शाह को बिठाया, ठीक है। और हर्षदेव जोशी को जो प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और प्रद्युम्न शाह का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? वो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था जो है इसको, प्रद्युम्न शाह को, ठीक है। प्रद्युम्न शाह ने अपने आप को दीपचंद का दत्तक पुत्र घोषित किया, जबकि प्रद्युम्न शाह डोडियाली रानी का पुत्र था। ललित शाह के 4 पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और प्रीतम शाह, ठीक है। ये जो अभी प्रद्युम्न शाह ने कुमाऊं की हमने चंद वंश में पढ़ा था कि कुमाऊं का जो एरिया था वो प्रद्युम्न शाह के अंडर में आ गया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आप चंद वंश में हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि ये बाद में प्रद्युम्न शाह अभी तो कुमाऊं की गद्दी पर बैठा है या प्रधानमंत्री बना है, बाद में ये गढ़वाल की गद्दी पर भी बैठेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तो बाद की बात है। पर अभी और इसके 4 पुत्र थे, जयकृत शाह है, प्रद्युम्न शाह है, पराक्रम शाह है, क्योंकि अभी तो इसके बाद ललित शाह के बाद जयकृत शाह जो है गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। ललित शाह की मृत्यु हवाला बाग के दुलड़ी नामक स्थान पर मलेरिया के कारण हुई। ललित शाह का उत्तराधिकारी जयकृत शाह था, ठीक है। तो अब कौन बैठा इस गढ़वाल की गद्दी पर? राजा कौन बना? राजा जयकृत शाह बना है, ठीक है। जयकृत शाह जो है
क्यूंठली रानी का पुत्र था। 1780 से लेकर 1780 से लेकर 1785 यानी कि 1780 से लेकर 1785 तक गद्दी पर बैठा है। बैकेट की सूची में जयकृत शाह के राज्यारोहण एवं समय का जो समय है 1786 से लेकर 1780 से लेकर 1786 तक माना गया है, यानी कि 1780 से 86 तक ये माना जाता है। और मुकंदी लाल ऐसा बोलते हैं कि भाई 1780 से लेकर 85 तक माना गया है। तो ये अलग अलग, ये जो राइटर्स हैं इनका अलग अलग जो है इसमें माना है इन्होंने। जयकृत शाह के दरबारी आपस में दो दलों में बंट गए थे, जहां एक और खंडूरी व दूसरी ओर डोभाल दल बन गए थे। जयकृत शाह के समय कृपाराम डोभाल मुख्तार था और नित्यानंद खंडूरी फौजदार था। तो जयकृत शाह के समय जो मुख्तार कौन था, कृपाराम था, और अगर फौजदार की बात करें, फौजदार कौन था, नित्यानंद खंडूरी था। और वजीर कौन था, एवं वजीर जो था जयदेव डंगवाल था। ठीक है। अब कृपाराम डोभाल तानाशाही प्रवृत्ति का था, जो गढ़वाल में तनावपूर्ण वातावरण के लिए जिम्मेदार था। नेगी जाति के सदस्यों ने दून के फौजदार घमंड सिंह मियाँ को श्रीनगर बुलाया था, जिसने कृपाराम डोभाल को मारकर स्वयं मुख्तार बन गया था, जिसके बाद राजा घमंड सिंह के हाथों की कठपुतली वह बन गया था। ठीक है। जयकृत शाह ने सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के यहाँ राजदूत भिजवाया था, जिसने कपरोली के युद्ध में प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह और विजयराम नेगी की संयुक्त सेना को हराकर श्रीनगर आकर घमंड सिंह का वध कर दिया था। सिख आक्रमण से बचने के लिए जयकृत शाह सिखों को राखी नामक कर देता था। तो राखी नामक कर सिखों को कौन देता? जयकृत शाह सिखों को राखी नामक कर देता था सिखों के आक्रमण से बचने के लिए। 1786 में 1786 में जयकृत शाह ने श्री रघुनाथ मंदिर में अपने जीवन का अंत कर दिया था। मोलाराम के अनुसार मरते समय जयकृत शाह ने प्रद्युम्न शाह एवं पराक्रम शाह को श्राप दिया था। जयकृत शाह के समय प्रद्युम्न शाह ने अपनी पैतृक संपत्ति श्रीनगर में कुमाऊं के जोशियों से लुटवाई, जिसे गढ़वाल के जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। जयकृत शाह के समय दून में दूसरा रोहिल आक्रमण 1786 में 1786 में रोहिला सरदार नजीम जंग के पौत्र गुलाम कादिर ने किया। दून को विजित कर वहां का प्रशासक जो किसे बनाया था, उमेद सिंह को बनाया था। अब बात करते हैं राजा प्रद्युम्न शाह की। ठीक है। अब जो प्रद्युम्न शाह है काफी इंपॉर्टेंट राजा है प्रद्युम्न शाह। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार प्रद्युम्न शाह को गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त जो नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, प्रद्युम्न शाह जो है गढ़वाल और कुमाऊं का संयुक्त शासक नियुक्त किया गया था। अब इसका प्रद्युम्न शाह का जो शासन है वो 1786 से लेकर 1804 तक माना जाता है। देखिए, प्रद्युम्न शाह के बाद जो है ना गोरखास आ गए थे। हमने मतलब अब हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। तो राजा प्रद्युम्न शाह तक 86 से लेकर 1804 तक, यहाँ तक इनका जो शासनकाल, ये परमार का अब यहाँ से खत्म हो जाएगा 1804 से। और राजा प्रद्युम्न शाह यहाँ लास्ट है इसके परमार के। ठीक है। उसके बाद जो शासन आएगा, गोरखा शासन करेंगे, गोरखा करेंगे इस पे, यहाँ भी ये कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर करेंगे, और 1815 तक करेंगे। 1815 के बाद जो है ब्रिटिश वाला आ गया, ब्रिटिश आ जाता है। तो उसके बाद जो है ब्रिटिश के बाद ये टिहरी रियासत वाला जो है वो सुदर्शन शाह जो है राजा बनता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा प्रद्युम्न शाह के बारे में देखते हैं। प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के बारे में निम्न तिथियां दी गई है, जिसमें बैकेट के अनुसार प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है 1786 से 1804 तक है। अगर मुकंदी लाल की बात करें 1785 से 1804 तक कहा गया है। ठीक है। रामी व धरणी खंडूरी भाई प्रद्युम्न शाह के राज्य में मंत्री थे। हर्षदेव जोशी ने प्रद्युम्न शाह के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं पर शासन किया। तो कुमाऊं पर शासन किसने किया था प्रतिनिधि के रूप में? हर्षदेव जोशी ने। कुमाऊं विजित करने के बाद 1791 ईस्वी में गढ़वाल के लंगूरगढ़ में गोरखाओं ने आक्रमण किया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1751 में पराजित गोरखाओं को 25,000 वार्षिक कर देकर शत्रुओं से राज्य की रक्षा की। समस्त 1851 से 52 या 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इक्वानी बावनी के नाम से जाना जाता है। इकावनी बावनी के नाम से जो है क्या है, मतलब कैसे किसे जाना जाता है? तो संवत 1851 या 52 या 1851 52 या 1795 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। बावनी का मतलब होता है गढ़वाल का भयंकर अकाल, तो ध्यान दीजिएगा, बावनी का मतलब होता है गढ़वाल में भयंकर अकाल। 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया। उस समय गोरखाओं ने अमर सिंह थापा व हस्ती दल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया था।
देखिए ये जो ये है 1803 में गढ़वाल में जो है भूकंप आया था, ठीक है। तो उस समय गोरखाओं में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में आपदाग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण किया, ठीक है। इन्होंने किसने किया था? गोरखाओं में अमर सिंह थापा में और हस्तीदल चौतरिया, ठीक है। ये है अभी चलो अभी पहले इसी को देख लेते हैं। गढ़ नरेश के बहुमूल्य सिंहासन और आभूषण सहारनपुर में बेचकर 12,000 सैनिकों की सेना बनाई, जिसे लंढौर रियासत में गुज्जर राजा रायद रायल सिंह ने गणपति की सहायता की। अब ये आता है, इंपॉर्टेंट आता है खुड़बुड़ा का युद्ध, ठीक है। यहीं से जो है खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर गोरखा का शासन हो जाता है। तो ये खुड़बुड़ा के 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा जो है देहरादून में है, ठीक है। खुड़बुड़ा का मैदान जो है यहाँ किस में है, कहाँ पर है? ये देहरादून में। प्रद्युम्न शाह जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रद्युम्न शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिनके एक पुत्र प्रीतम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाया और दूसरा जो पुत्र था सुदर्शन शाह, वो हरिद्वार भाग गया था। तो ये सुदर्शन शाह जो है ये नेक्स्ट राजा बनेगा, लेकिन पहले गोरखा चलेंगे, अभी गोरखाओं का शासन आएगा, उसके बाद टिहरी रियासत का ये राजा बनेंगे, टिहरी रियासत के, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब खुड़बुड़ा का युद्ध देहरादून में है और कब हुआ? 14 मई 1804 में हुआ। प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई। गोरखा ने इनका जो पुत्र प्रीतम शाह, एक पुत्र प्रीतम शाह था, उसको बंदी बना लिया और सुदर्शन शाह जो है हरिद्वार में भाग गया था। अक्टूबर 1814 में सुदर्शन शाह के कहने पर लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना गढ़वाल भेजी थी। बिल्कुल ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर संगोली की संधि हुई थी, उसके बाद ही मतलब इनका जो है वो सुदर्शन शाह, इनका शासन आया था। तो अभी ये अक्टूबर 1814 तक, तो 14 मई 1804 से लेकर 1814 तक, मतलब 14-15 तक ये जो है ये गोरखास चलेंगे, ठीक है। प्रद्युम्न शाह भाई प्रेम के कारण गोरखाओं के साथ युद्ध में शहीद हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का हुमायूं था। तो गढ़वाल का हुमायूं की संज्ञा किसको दी गई है? प्रद्युम्न शाह को दी गई है। वैली ऑफ दून पुस्तक के लेखक AR गिल, जिसमें खुड़बुड़ा युद्ध का विवरण हमें मिलता है। तो कौन सी पुस्तक है? वैली ऑफ दून पुस्तक जो है वो किसके द्वारा रचित है? AR गिल के द्वारा रचित है, ठीक है। अब है पराक्रम शाह, थोड़ा देख लेते हैं पराक्रम शाह के बारे में भी। पराक्रम शाह प्रद्युम्न शाह का भाई था, ठीक है। मोलाराम के गणगीता संग्राम या गणिका नाटक में पराक्रम शाह के अत्याचारों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार पराक्रम शाह ने मोलाराम की गणिका छीन ली। वह प्रद्युम्न शाह के वफादार मंत्री खंडूरी भाइयों रामी और धरणी की हत्या कर दी थी। टिहरी रियासत से पूर्व कुछ गण थे, ठीक है। तो देख लेते हैं। पनवारकालीन मंत्रिमंडल के पदाधिकारी निम्न थे। राज होते थे, महर्षि या महारानी बोलते थे, कुंवर गुरु, राजगुरु, पुरोहित होते थे, महामंत्री जो है मुख्तार बोलते थे, प्रशासन अध्यक्ष जो होते थे वजीर होते थे, सेनापति जो होते थे दीवान होते थे, राजदेश प्रभारी जो होते दफ्तरी होते थे, दूत प्रश्निक का कार्य जो है बख्शी लोग देखते थे, संभ्रांत क्षत्रिय या प्रतिनिधि नेगी होते थे, और राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष गोलदार होते थे, और राजदूत जो होते थे वकील बोला जाता था, ठीक है। राजगुरु का पद मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण होता था, जिसे बाद में धर्माधिकारी कहा जाने लगा। परमार अधिकारियों में शंकर गुरु श्याम शाह, श्रीनिवास गुरु फतेह शाह, श्रीपति गुरु प्रद्युम्न शाह के समय आदि गुरुओं के नाम हमें मिलते हैं। तो हमने पढ़ा भी था, श्याम शाह के समय शंकर गुरु थे, फतेह शाह के समय श्रीनिवास गुरु थे, प्रद्युम्न शाह के समय श्रीपति गुरु थे, ठीक है, आदि गुरु माने जाते हैं। गढ़ राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो होती थी मंडल होती थी। तो गढ़ राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई, जो गढ़वाल की जो है प्रशासनिक इकाई सबसे बड़ी मंडल है, जिसे कालांतर में परगना कहा जाने लगा है। परगना भी बाद में बोलेंगे इसको, ठीक है, अभी मंडल बोलते थे, ठीक है। परमार शासकों ने वैष्णव, शैव एवं शाक्त धर्म के प्रति अपनी सहिष्णुता प्रदर्शित की थी, ठीक है। चलिए अब आज हमारा जो है प्रद्युम्न शाह तक कंप्लीट हो गया है। देखिए इसके बाद हम जो है टिहरी रियासत का जो उदय हुआ था 1815 में हुआ था। 1804 में खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जो है 1804 से लेकर 1815 तक जो है गोरखाज आए हैं। गोरखा का हम टिहरी के बाद अलग से चैप्टर है वो कवर करेंगे। अभी इसके बाद हम टिहरी रियासत का सुदर्शन शाह का हम लोग यहाँ से